आज हमारा सब्जेक्ट है एस्टीमेट, जिसे बोलते हैं एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, या फिर इसको बोल देते हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। हमारे बीटीयूपी सिलेबस ने इस नेम को प्रेफर किया है, बट ये दोनों एक ही बुक के नेम है। अगर आपको कोई बुक एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से मिलती है तो भी वो यही बुक है, और क्वांटिटी सर्विंग होती है तो भी ये एक ही बात है। तो एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन को हिंदी में कहते क्या है? ये जो टॉपिक है एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये अलग अलग टॉपिक हैं जो एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, जिससे हमारी पूरी एक बुक कवर होती है। तो एस्टीमेट को अगर हम अलग से देखें तो एस्टीमेट को हिंदी में कहते हैं प्रांकलन। क्या कहते हैं? प्रांकलन। अब इसके आप प्रांकलन से मतलब समझ रहे हो? प्रांकलन, आंकलन मतलब कि किसी चीज का आंकलन करना। आंकलन होता है कि उस चीज के होने से पहले ही उस चीज का अनुमान लगा लेना। क्या कर लेना? अनुमान लगा लेना। किसी चीज के होने से पहले उस चीज का अनुमान लगाना आंकलन कहलाता है कि हमने ये आंकलन कर लिया या अंदाजा लगा लिया। तो एस्टीमेट क्या है? किसी भी चीज का अनुमान लगाना उसके होने से पहले। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्ट से आप जानते हैं, कॉस्ट क्या होती है? लागत। क्या होती है? लागत। तो लागत का अनुमान लगाना ही प्रांकलन कहलाता है। किसी चीज की लागत का पहले से ही अनुमान लगाना प्रांकलन होता है। वैल्यूएशन क्या है इसमें? वैल्यूएशन को देखें हम, वैल्यूएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। अब आप इसका नाम देख रहे होंगे, आपको इसके नाम से क्या पता चल रहा है? वैल्यू, मतलब कि वैल्यू क्या है। तो अगर आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं और आपको 100 रुपए की मिल रही है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उस चीज को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज 100 रुपए की है भी या नहीं, इसकी वैल्यू 100 रुपए है जिसे हम इसके ऊपर 100 रुपए खर्च कर सकते हैं कि नहीं। तो चाहे हमारा सिविल की बात हो चाहे अदर फील्ड की बात हो, हर चीज का अपना अपना वैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होते ही होता है। तो यहाँ हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क की चीजों का वैल्यूएशन देखेंगे। तो ये क्या है? एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, प्रांकलन एवं मूल्यांकन। हिंदी में सब्जेक्ट को बोलते हैं प्रांकलन एवं मूल्यांकन। अब इसके दूसरे नाम को देखते हैं। दूसरा क्या है? क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। यहाँ क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं? क्वांटिटी मतलब किसी चीज की मात्रा। सर्वेइंग आपने किया है, सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? सर्वेइंग का मतलब सिर्फ किसी एरिया को नापना नहीं होता है। सर्वेइंग का मतलब होता है किसी भी चीज का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम जब एरिया का नापते थे तो क्या करते थे? उसका डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं सर्वे के थ्रू। तो सर्वेइंग सिविल में क्या, हर फील्ड में होता है। तो मात्रा का डाटा कलेक्ट करना, सर्वेइंग क्या होता है? डाटा कलेक्शन। अगर आपकी बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग में जो मात्रा यूज हो रही है, जो क्वांटिटी यूज हो रही है, चाहे वो मटेरियल की हो, लेबर की हो, किसी भी चीज की हो, उसका डाटा कलेक्शन करना क्या है? क्वांटिटी सर्विंग। एस्टीमेट में हम यही चीज करते हैं। तो ये दोनों बात एक ही है। तो अब हम जरा अपने बीटीयूपी सिलेबस को देख लेते हैं कि हमारे बीटीयूपी सिलेबस ने इस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या टॉपिक दिए हुए। पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट क्यों आवश्यक है, इसके उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं। ये जो सब्जेक्ट है एस्टीमेट, ये आपका 40 + 60% का एवरेज रहता है। 40% थ्योरी रहता है, 60% इसमें न्यूमेरिकल रहता है। आपका जो थ्योरी और न्यूमेरिकल का परसेंटेज है वो एवरेज 40 और 60% का है। तो आपको थ्योरी भी लेकर चलना है इस सब्जेक्ट में और न्यूमेरिकल पोर्शन भी लेकर चलना है। न्यूमेरिकल पोर्शन भी थ्योरी जैसा ही है, इतना हार्ड नहीं है। तो ये जो स्टार्टअप है ये थ्योरी क्वेश्चंस का है, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बहुत आते हैं। एस्टीमेट किसे कहते हैं, एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, इसमें हम जानेंगे हमारे एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से हम एस्टीमेट को कर सकते हैं, कोई भी एस्टीमेट निकाल रहे हैं उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। थर्ड आता है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इकाइयों का मापन। इकाइयों का मापन।
इकाई क्या है? यूनिट। अगर आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में क्या क्या यूनिट यूज होती है? वॉल है, डोर है, विंडो है, ये सब क्या होती हैं? ये यूनिट्स होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर ही एक बड़ी चीज बनती है। आपकी बिल्डिंग किससे मिलकर बनती है? दीवार, छत, खिड़की, दरवाजे, इन सबसे मिलकर हमारी बिल्डिंग बनती है। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट हैं, इनको मापने के तरीका क्या है? इनकी मापनी मेजरमेंट क्या है? तो दरवाजे को ऐसे किस में नापते हैं? लंबाई चौड़ाई में। दीवार को लंबाई चौड़ाई मोटाई में नापते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि बिल्डिंग की किस यूनिट को किस इकाई में नापते हैं। फोर्थ आपका आता है डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। इससे आप क्या समझ रहे हैं? डिटेल मतलब कि विस्तृत। डिटेल मतलब विस्तृत। किसी बिल्डिंग का विस्तृत एस्टीमेट करना, मतलब कि पूरी तरीके से उसमें जो एक एक छोटी छोटी इकाई यूज हो रही है, एक एक यूनिट, चाहे वो एक बरामदा ही क्यों ना हो, एक वेंटिलेटर ही क्यों ना हो, तो उन सब का एस्टीमेट निकालना क्या होता है? आपका डिटेल एस्टीमेट। इसमें हम पूरी तरीके से हर एक एक छोटी चीज का डिटेल एस्टीमेट करेंगे, विस्तृत एस्टीमेट। फिफ्थ है आपका क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, मतलब सामग्री की मात्रा। सामग्री की मात्रा। आपकी बिल्डिंग में क्या क्या सामग्री यूज होती है? हर चीज में अपनी अपनी सामग्रियां होती हैं, मटेरियल होता है। तो क्या यूज होता है? सीमेंट, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। सीमेंट है, एग्रीगेट है, सैंड है, वो सब क्या यूज होता है? मात्राएं हैं। तो क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल टॉपिक में आपकी बिल्डिंग में कितना सीमेंट, कितना बालू, कितनी गिट्टी यूज हो रही है, उन सबकी मात्राओं को निकाला जाएगा। जब आप मात्राएं निकाल लिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे? दर ज्ञात करना। अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कितना रुपया खर्च होगा, मतलब कि आप उसका एस्टीमेट निकालते हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं? कितना मटेरियल लगेगा, आपने मटेरियल निकाला। फिर आप क्या करेंगे? इतना मटेरियल कितने रुपए का आएगा। तो एनालिसिस ऑफ रेट का मतलब है जो भी चीज हमारा मटेरियल क्वांटिटी निकल के आई है उसकी रेट ज्ञात करना कि कितने रुपए की आएगी। तो ये आपका एनालिसिस ऑफ रेट में है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्टशिप। कॉन्ट्रैक्टशिप से मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो बहुत सारे लोग, कोई एक पर्सन मिलकर प्रोजेक्ट नहीं करता है, तो उसको क्या करते हैं? 2 या 3 लोग मिलकर करते हैं। तो उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट, ताकि कोई किसी को धोखा ना दे। या फिर पार्टनरशिप में भी कॉन्ट्रैक्टशिप की जाती है, एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टशिप एक एग्रीमेंट है कुछ लोगों के बीच में। तो प्रोजेक्ट में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए एस्टीमेट में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर है आपका टेंडर। टेंडर से आप क्या समझते हैं? टेंडर क्या होता है? आपकी लैंग्वेज में बोले तो ठेका, वैसे इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हिंदी में संविदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविदा। टेंडर एक तरीके का ऑफर है। क्या है? ऑफर। आपको अपना प्रोजेक्ट बनवाना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बनाना जानते, आपके पास सिर्फ पैसा है, तो आप क्या करेंगे? अदर पर्सन को ऑफर देंगे। क्या देंगे? ऑफर। इतने रुपए लो और इतने समय में हमें इस चीज को तैयार करके दो। और दूसरा पर्सन अगर इस ऑफर को ले लेता है तो उसने क्या किया? इस टेंडर को ले लिया। तो ये क्या होता है? टेंडर। और जो बिल्डिंग वर्क्स होती है उसमें टेंडर ही सबसे ज्यादा चलता है, तो यहाँ पर टेंडर को जानना भी जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन हमने समझा दिया। क्या? किसी चीज की वैल्यू ज्ञात करना, मतलब कि मोल लगाना। प्रॉपर्टी डीलिंग जैसी चीज एग्जांपल लेके चले। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? प्रॉपर्टी डीलर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं, उसके बाद अपना पैसा निकाल लेते हैं, इतना लगेगा। फिर वो टेंडर देते हैं किसी और को कि हमारा ये काम इतने दिनों में करके हमें पूरा दो। जो टेंडर होता है, ठेकेदार, वो टेंडर ले लेता है और उसके दिए हुए समय में उसको काम पूरा करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो ठेकेदार का होता है। अब बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। इस बिल्डिंग का प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा? मार्केट में बेचेगा इसको। तो जब वो इसको बेचेगा तो खरीदने वाला इंसान इसका क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा
कि जितने प्राइस की ऑनर इसको दे रहा है इतने प्राइस की है भी या नहीं। अगर आपको ऑनर कह रहा है 10 लाख की है तो आप उसका मूल्यांकन वैल्यूएशन करेंगे ये 10 लाख की एक्चुअल में है भी या नहीं। तो इसके भी अलग अलग प्रोसेस है, वो सब चीजें हम वैल्यूएशन में पढ़ेंगे। या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग जब हम खरीदने जाते हैं तो देखते हैं 5 साल पुरानी है तो इसकी कीमत इतनी होगी, 6 साल पुरानी है इतनी होगी, वो सब किस में आता है, वैल्यूएशन में। तो ये सभी टॉपिक अपने आप में कंस्ट्रक्शन में, सिविल वर्क में एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जिनको हम एस्टीमेट में क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन होता है एस्टीमेट से आप क्या समझते हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन आता है, एस्टीमेट से आप क्या समझते हैं, एस्टीमेट की परिभाषा बताइए। तो एस्टीमेट क्या होता है? एस्टीमेट इज अ प्रोसेस, एस्टीमेट इज द प्रोसेस to determine the probable cost of a construction work which are needed to be completed. एस्टीमेट क्या है? ये एक प्रोसेस है क्या ज्ञात करने का, प्रोबेबल कॉस्ट, संभावित राशि ज्ञात करने का जो कि निर्माण कार्य के पूरा होने के लिए आवश्यक है। तो एस्टीमेट अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या है, किसी निर्माण कार्य पर, किसी निर्माण कार्य में आने वाली लागत जो कि निर्माण कार्य को पूर्ण होने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है का पूर्व निर्धारण करना, का पूर्व निर्धारण करने की प्रक्रिया को एस्टीमेट कहते हैं। एस्टीमेट कहते हैं। किसी निर्माण कार्य में आने वाली लागत जो कि निर्माण कार्य के पूर्ण होने के लिए आवश्यक है का पूर्व निर्धारण करने की प्रक्रिया, क्या पूर्व निर्धारण, उसको पहले से ही निर्धारित करने की प्रक्रिया को एस्टीमेट कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एस्टीमेट एक संभावित राशि है, एस्टीमेट एक संभावित राशि है जो कि निर्माण कार्य के पूर्ण होने से पहले ही अनुमानित कर ली जाती है, जो कि पूर्व अनुमानित कर ली जाती है। आपकी जो ये एस्टीमेट से जो एस्टीमेट कॉस्ट निकलती है, क्या निकलती है, एस्टीमेट कॉस्ट। एस्टीमेट कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट के, एस्टीमेट कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के 5 to 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एस्टीमेट कॉस्ट है वो इस एक्चुअल कॉस्ट के 5 से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, एस्टीमेट हम हर चीज़ का करते हैं, अपनी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ों का एस्टीमेट करते हैं। अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या मैरिज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे पार्टी ऑर्गेनाइज तो नहीं कर देते, आप क्या करते हैं, पहले एस्टीमेट निकालते हैं। एस्टीमेट जैसे कि हम सोचते हैं अरे 8 लाख रुपए तो हमारे खर्च हो जाएंगे पार्टी में, आपने सोच लिया 8 लाख तो आपके खर्च हो जाएंगे। पर जब पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की और दूसरे दिन आपने जो खर्चा लगाया आपका कितना आया, आपके खर्च हो गए 10 लाख रुपए, क्योंकि आपने जो एस्टीमेट कॉस्ट ली थी वो क्या ली थी,
8 लाख रुपए। हमें अपनी पार्टी में 8 लाख रुपए खर्च करने हैं या इतने खर्च हो जाएंगे, पर एक्चुअल में आपने जब पार्टी खत्म होने के बाद देखा तो 10 लाख खर्च हो गए। तो ये क्या थी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल में होने के बाद जो कॉस्ट होती है वो होती है एक्चुअल कॉस्ट। ऐसे यहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क के कंप्लीट होने के बाद जो कॉस्ट आती है वो एक्चुअल कॉस्ट होती है। तो जो हमने सोची थी और जो हमारी आई उसमें 10% से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए सोचने वाली। मतलब कि जो आपने ये जो 8 लाख किया था इसके 10% से ज़्यादा आपकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। ये हमारा एस्टीमेट कॉस्ट का रूल है कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब एस्टीमेट के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक एस्टीमेट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होना आवश्यक है। तो एस्टीमेट के लिए, एस्टीमेट तैयार करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है, मतलब कि काम करने का तरीका, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप हैंडलिंग वाला काम कर रहे हैं, हाथों द्वारा या फिर मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या है आपका प्रोसीजर, वो प्रोसीजर का पता होना आपको ज़रूरी है कि हमारा कंस्ट्रक्शन किस प्रोसीजर से किस तरीके से किया जाएगा। दूसरी आपको ज़रूरत होती है डिटेल ड्राइंग की। किसकी ज़रूरत होती है, डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग से मतलब है आपका मैप। डिटेल ड्राइंग आप जब एस्टीमेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग में कितने रूम कितने साइज के हैं, कितने बड़े डोर लग रहे हैं, कितने सारे डोर लगेंगे, नंबर ऑफ डोर्स, साइज ऑफ डोर्स, ये सब एस्टीमेट में पता होना चाहिए। तभी तो आप पता कर पाएंगे कि आपका कॉस्ट इतनी आएगी। तो हमें क्या चाहिए होती है, डिटेल ड्राइंग। इसके बाद हमें स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसकी नॉलेज होना भी जरूरी है। इसकी स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये एक तरीके का विशेष विवरण होता है। मतलब कि आपका जो काम चलेगा आपके प्रोजेक्ट पर, तो उसको करने का तरीका, आप क्या करेंगे। अगर आप सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फर्श बना रहे हैं सीमेंट कंक्रीट का, तो उसमें कितने ग्रेड की कंक्रीट यूज हो रही है, कितने मोटाई रखी जाएगी, पहले कौन सी लेयर आएगी, कंपैक्शन होगा कि नहीं, इन सब का विवरण होता है स्पेसिफिकेशन के अंदर। हर एक वर्क का, स्पेशल वर्क का स्पेसिफिकेशन इस स्पेसिफिकेशन में होता है कि ये काम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। तो हमें स्पेसिफिकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए सब। और मेन इंपॉर्टेंट हमें नॉलेज होनी चाहिए मार्केट रेट की। मार्केट रेट क्या, आपको ये तो आपने पता कर लिया कि इतने सीमेंट लगेंगे, लेकिन आप एस्टीमेट तभी बना सकते हैं ना जब आपको पता होगा कि सीमेंट का एक कट्टा कितने रुपए का आता है, सीमेंट का एक बोरा आपको पता होगा, तभी तो आप कॉस्ट निकाल पाएंगे कि हमारे सीमेंट की रेट ये है मार्केट में, बालू की ये है, लेबर की इतनी है, मैसन की इतनी है। तो हमें मार्केट रेट की नॉलेज होना भी आवश्यक है एस्टीमेट के लिए। तो ये तो एस्टीमेट क्या होता है ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, एस्टीमेट के पर्पस, उद्देश्य। ये पूरा अपने आप में क्वेश्चन आता है एस्टीमेट से। आप क्या समझते हैं, एस्टीमेट के लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक तत्व, और एस्टीमेट का उद्देश्य क्या है, ये अपने आप में एक पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। तो पर्पस ऑफ एस्टीमेट, एस्टीमेट के उद्देश्य क्या क्या है। एस्टीमेट के उद्देश्य हमें ये क्या देता है, पहला इसका उद्देश्य है गिव एक्यूरेट आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसका पहला उद्देश्य है हमारे प्रोजेक्ट वर्क की एक्यूरेट आइडिया देना कि इतनी लागत लगेगी। एस्टीमेट का पहला काम क्या है, हमें लागत का पता बताना कि इतना पैसा हमारे वर्क में खर्च होगा। अगर हमें ये पहले से पता होगा कि हमारी जो बिल्डिंग है या कंस्ट्रक्शन है 15 लाख रुपए खर्च होंगे, अगर ये आपने पहले से पता कर लिया तो आप इतने रुपए को चाहे अपनी सेविंग से इकट्ठा करें, जरूरी नहीं है हर कोई अपनी जेब में 15 लाख रुपए लेके घूमता है। तो क्या होगा, आप अपनी सेविंग से लेंगे, लोन से लेंगे, लेकिन अपना कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले 15 लाख रुपए तैयार रखेंगे
तो ये हमें पहले ही आइडिया दे देता है कि हमें इतने रुपयों की आवश्यकता है, इतने रुपए हम मैनेज कर लें। एस्टीमेट का पहला उद्देश्य ये होता है ताकि अगर आपके पास आपने वर्क स्टार्ट कर दिया, आपने वर्क स्टार्ट करवा दिया, आपके पास सोचा देखा जाएगा पैसे, क्या हुआ, आपके पास 10 लाख रुपए थे वो खर्च हो गए, उसके बाद आपका 5 लाख का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो आपका वर्क क्या है बीच में ही रुक जाएगा। और वो क्या है फिर कई टाइम बाद जब आप 1-2 साल बाद पैसा होगा तब जाकर आप अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो एक फ्लो में काम करने के लिए ताकि हमारा प्रोजेक्ट बिना रुके डटे एक टाइमिंग में पूरा हो जाए, उसके लिए एक्यूरेट आइडिया देता है कॉस्ट का। दूसरा ये हमें बताता है गिव एक्यूरेट आइडिया ऑफ मटेरियल। हमें सामग्री का पूरा आइडिया देता है कि हमें किस किस मटेरियल की कितनी आवश्यकता है। एस्टीमेट से हमें ये पता चल जाता है। इससे क्या होता है, आपको सीमेंट चाहिए था, आपने 50 बोरे मंगा दिए, बस रख दिए, लेकिन जरूरत थी 100 बोरों की। आपका काम कुछ घंटों के लिए, माना आपके पास पैसे पूरे हैं लेकिन कुछ घंटों के लिए तो आपका काम रुक गया, अब लेंटर डल रहा है बीच में रुक गया। तो हमारे पास जब मटेरियल का पूरा आइडिया होता है कि इतना हमें चाहिए, तो हम उसको पहले ही मंगा कर रख लेंगे, स्टोरेज में रखेंगे ताकि हमारा काम ना रुके। तीसरा ये हमें बताता है गिव एक्यूरेट आइडिया ऑफ लेबर। ये हमें बताता है हमें कौन सी मजदूर, हर मजदूर एक ही काम को नहीं कर सकता है, हर चीज के लिए अलग अलग लेबर। अगर आप कारपेंटरी का वर्क करा रहे हैं लकड़ी का, तो आपको कारपेंटर की जरूरत है। वेल्डिंग का काम करा रहे हैं तो वेल्डर की आवश्यकता है, हेडमेसन की आवश्यकता अलग होती है, बेलदार की अलग होती है। तो ये हमें बताता है हमें कितने लेबर चाहिए, कितने कारपेंटर चाहिए, वेल्डर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो एक्यूरेट आइडिया देता है लेबर का। फोर्थ इसका उद्देश्य है हमें बताना टूल एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स। टूल एंड प्लांट्स क्या होता है, ये आपको एस्टीमेट में कई जगह वर्ड मिलेगा, नॉर्मल वर्ड है, आपको देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन टूल एंड प्लांट्स क्या होते हैं, आपकी जो मशीन और उपकरण होते हैं, मशीन एवं उपकरण, इनको क्या बोलते हैं, टूल्स एंड प्लांट्स। अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उस पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस मशीन को इस दिन इतने घंटों के लिए लेना है, हायर करना है, ताकि हमारा वर्क जो है वो कम्प्लीटली चलता रहे। तो ये हमें बता देता है कि हमें इतनी मशीन, इतने इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर आप खुद अपने इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप पहले से इंस्ट्रूमेंट्स को लाकर रखेंगे अपनी लेबर के लिए, वरना लेबर क्या करेगी, बैठी रहेगी, इंस्ट्रूमेंट का इंतजार करती रहेगी, अपना दिहाड़ी लेकर चली जाएगी। तो इन चीज का अगर आपको एक्यूरेट होगा तो आपका कॉस्ट भी इकोनॉमिकली आती रहेगी। फिफ्थ आपको ये करता है एस्टीमेट टाइम। क्या एस्टीमेट करता है ये, टाइम, मतलब कि कितने समय में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये बताता है कि कितने समय में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसके उद्देश्य है कॉस्ट बताना, मटेरियल बताना, मटेरियल, लेबर, मशीन उपकरण कितने लगेंगे, और समय, कि हमारा समय कितना उसमें चाहिए हमें और कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये सब चीज। तो पर्पस थे एस्टीमेट के। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड में, बीटे यूपी में, कि एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा एस्टीमेट है रुडिमेंट्री एस्टीमेट। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में पहला एस्टीमेट का टाइप रुडिमेंट्री एस्टीमेट, या फिर इसको बोल देते हैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट, या फिर इसका नाम है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। अगर
एग्जाम में पूछा जाए रफ कॉस्ट एस्टीमेट से आप क्या समझते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट से आप क्या समझते हैं, या प्रिलिमिनरी एस्टीमेट से, तो ये तीनों एक ही बात है, एक ही एस्टीमेट के ये तीन नाम है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके तीनों नाम पता होना चाहिए, रफ कॉस्ट एस्टीमेट, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट एंड अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है, प्रारंभिक प्रांकलन। इसके नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है, रफ। कैसा है ये, रफ। तो इस प्रकार का एस्टीमेट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अनुमानित लागत। ये अनुमानित लागत ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के एस्टीमेट का प्रयोग किया जाता है। यह एस्टीमेट कम समय में प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्ञात करने का रफ मेथड है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्ञात करने का कैसा मेथड है, रफ मेथड है। आप कोई भी काम करते हैं, एक फेयर करते हैं, उससे पहले रफ जरूर करके देखते हैं। तो ये क्या है, एक रफ एस्टीमेट है, आप कॉस्ट पता करने का रफ मेथड। इस रफ मेथड से होता क्या है, इस कॉस्ट को रफली ज्ञात करने से हम किसी कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन ले सकते हैं। कंसर्न अथॉरिटी से, जो शासकीय स्वीकृति होती है, परमिशन ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने की। जब हम कोई प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करते हैं या फिर कोई डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है, तो वो उस प्रोजेक्ट की पहले रफ कॉस्ट ज्ञात करता है। रफ कॉस्ट बताता है अपनी अथॉरिटी को जाके, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है शासकीय स्वीकृति देने के लिए, कि देखिए हमारा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा लगभग, आप इसको परमिशन दे रहे हैं कि नहीं। तो जब उसने देखा 1 करोड़ का बन रहा है, तो उसने परमिशन दे दी। तो वो रफली इस रफ कॉस्ट पे परमिशन दे सकती है अथॉरिटी कि आप इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अथॉरिटी से परमिशन लेने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार के एस्टीमेट की आवश्यकता पड़ती है, रफ कॉस्ट प्रकार के। जब कंसर्न अथॉरिटी से आपको इसकी स्वीकृति मिल जाएगी, तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको इस एस्टीमेट के लिए डिटेल ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, डिटेल ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन की। आवश्यकता नहीं होती। जब हम रफ एस्टीमेट बनाते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि एस्टीमेट के लिए हमें डिटेल ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, इन सब की नॉलेज होना आवश्यक है। बट रफ कॉस्ट एस्टीमेट के लिए आपको किसी डिटेल ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम किससे ज्ञात करते हैं, इसको हम प्रोजेक्ट से मिलते जुलते ओल्ड प्रोजेक्ट की कॉस्ट से अनुमान लगा लेते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा, आप पड़ोसी का घर देखते हो तो उसका 2 मंजिला घर 12 लाख का बना है, तो मैं भी 2 मंजिला बनवाऊंगा तो कम से कम मुझे 12 लाख चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या हो गई, आपने एक रफ कॉस्ट ज्ञात की कि ये हमारा मिलते जुलते 2 मंजिला था 2 मंजिला के लिए आपने देख लिया कि तुम्हारा 2 मंजिला कितने रुपए का बना, हमको भी बनवाना है। या फिर कोई मार्केट या शॉपिंग मॉल बना है, तो क्या देखते हैं कि वो पुराना वाला जो शॉपिंग मॉल था इतने रुपए का बना था, 1 करोड़ का, तो कम से कम इसके लिए भी 1 करोड़ चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होती है, रफ कॉस्ट होती है, जिसको हम ओल्ड से ज्ञात करते हैं। इससे पहले जो उससे मिलता जुलता वर्क होता है उसकी कॉस्ट से ज्ञात कर लेते हैं कि इतना रुपया हमारा आएगा। ये अनुमान लगाने का तो है, क्या है ये, अनुमानित लागत ज्ञात करने की विधि है। या फिर क्या करते हैं हम, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर या
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर याद कर लेते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? जो लोग काम करते रहते हैं, जिस फील्ड में होते हैं, उनको उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हम इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर या प्रोजेक्ट से मिलते जुलते ओल्ड वर्क से ज्ञात कर सकते हैं एस्टीमेट की कॉस्ट। एस्टीमेट कॉस्ट को ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं, रफ एस्टीमेट ज्ञात करने के मेथड। इनको निकालते कैसे हैं? पहला मेथड होता है आपका प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड। दूसरा होता है आपका क्यूबिक कंटेंट मेथड, क्यूबिक कंटेंट मेथड। हम ये मेथडों को समझते हैं कि इन मेथड से हम रफ कॉस्ट कैसे निकालते हैं। हमारे रफ कॉस्ट ज्ञात करने की ये दो विधियां हैं। इसको प्लिंथ एरिया मेथड या फिर प्लिंथ एरिया एस्टीमेट भी बोल देते हैं। अगर कहीं आता है कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट किसे कहते हैं, ये अलग चीज नहीं है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के ही पार्ट्स है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट और क्यूबिक एस्टीमेट। तो हम समझते हैं प्लिंथ एरिया एस्टीमेट और क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट क्या होता है। पहले हम देखते हैं प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, प्लिंथ से आप क्या समझते हैं? प्लिंथ आपने इससे पहले भी पढ़ा है, कुर्सी तल। क्या होता है? कुर्सी तल। जो हमारा मकान बनाया जाता है, घर जो बनता है, उसको सड़क से हम कुछ ऊंचा उठाकर यहाँ से दरवाजा लगाते हैं। तो ये जो इतना जो भराव किया जाता है, ये क्या होता है? हमारा प्लिंथ होता है। जब डीपीसी डाली जाती है तो इस पर डाली जाती है। ये कहाँ होगी? अगर आपका घर इस टाइप का है तो चारों तरफ होगी, यहाँ पूरे में। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है आपका? प्लिंथ एरिया। कुर्सी तल के ऊपर जो पूरे में जो भराव किया जाता है, जो तब मिलकर जो हमें ये जो एरिया मिलता है, इसको प्लिंथ एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लिंथ एरिया। अगर पूछा जाए तो प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया, इट इज अ रूफ कवर्ड एरिया, रूफ कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब कि भवन के छत द्वारा ढके हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? किसी भवन के छत द्वारा ढके क्षेत्रफल को प्लिंथ एरिया कहते हैं। ठीक है, अब हमें याद करना है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को कैसे याद करते हैं? प्लिंथ एरिया, अब आपका मकान है, आप सोचेंगे प्लिंथ एरिया होता क्या है? इतना बड़ा आपने कोई प्लॉट लिया, तो नॉर्मली छोटी छोटी जगह क्या करते हैं? जितना लिया, 100 गज का लिया तो 100 गज में हमने दीवार खड़ी करके पूरा प्लिंथ एरिया लेके पूरी बिल्डिंग बना दी। बट एक्चुअल में होता क्या है? हमारी जो बिल्डिंग बनती है वो इतने एरिया में बनती है। कितने एरिया में? जो रहने योग्य एरिया होता है। बाहर क्या करते हैं? यहाँ पर हम अपना गार्डनिंग कर लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं। इधर आप पार्किंग बना लेते हैं, इधर बालकनी वगैरह या गार्डन वगैरह कर लेते हैं। तो जिस एरिया में जितने, ये सब क्या है? ये खुला एरिया है। इतना क्या है? आंगन है आपका, आंगन घर के बाहर जो बना लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं, उस टाइप का। तो ये इस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितने एरिया में छत पड़ी है, ये एरिया आपका क्या है? प्लिंथ एरिया। इस फील्ड के लिए जिस एरिया में छत पड़ी है। तो हमको जब हम एस्टीमेट करते हैं, अब आपने इधर तो ईंट लगाई नहीं है, इधर आपकी कोई छत नहीं है, ना मटेरियल यूज हुआ, तो हम अपने एस्टीमेट में इस एरिया को लेंगे ही क्यों? ये तो आपने अपने शोभा के लिए, आंगन के लिए, गार्डनिंग के लिए एरिया छोड़ रखा था बाहर, ये एरिया। तो हम एस्टीमेट में कौन सा एरिया लेंगे? जिसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसमें दीवारें खड़ी करेंगे, दरवाजे लगाएंगे, खिड़की लगाएंगे, वो कितने एरिया में लगा रहे हैं? इतने एरिया में। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट कैसे निकालते हैं? इक्वल टू होता है प्लिंथ एरिया
रेट ऑफ प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया कैसे ज्ञात करेंगे आप? एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो यहाँ पे ये जो प्लिंथ एरिया है इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? विड्थ ऑफ प्लिंथ, विड्थ ऑफ प्लिंथ इनटू में लेंथ ऑफ प्लिंथ। कुर्सी तल की लंबाई गुणे कुर्सी तल की चौड़ाई। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपने एरिया निकाल दिया। अब प्लिंथ एरिया रेट को कैसे ज्ञात करेंगे? रेट जो प्लिंथ एरिया रेट, ये क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियसली बिल्ट बिल्डिंग, previously built building upon में total plinth area of that building। that building मतलब कि आपको जो पुरानी बनी हुई बिल्डिंग थी उसकी कॉस्ट पता है कि 10 लाख की बनी थी, तो आप अपने एरिया से डिवाइड कर देंगे जितना आपका एरिया है, 1 बीघे का 100, 1 गज का 2 गज, 100 गज, 200 गज, उससे क्या है आपको पर एरिया रेट मिल जाएगी, पर मीटर स्क्वायर रेट मिल जाएगी। अब आपका कितने का था एरिया, उसमें आप अपने रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा एस्टीमेट मिल जाएगा कि लगभग इतना निकलेगा। तो ये प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या था? यूबिक कंटेंट मेथड। रफ कॉस्ट ज्ञात करने का दूसरा मेथड क्यूबिक कंटेंट मेथड। ये मेथड क्या होता है? इस मेथड में बिल्डिंग के वॉल्यूम को आधार माना जाता है। किसको आधार माना जाता है? वॉल्यूम को। अभी तक हम एरिया ले रहे थे और इस मेथड के लिए हम वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं, इस वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं। तो इस मेथड में बिल्डिंग के वॉल्यूम को आधार माना जाता है और ये मेथड प्लिंथ एरिया मेथड से एक्यूरेट होता है। किससे एक्यूरेट होता है? प्लिंथ एरिया मेथड से एक्यूरेट होता है। इस मेथड को क्यों यूज करते हैं? इस मेथड का प्रयोग जो है, इस मेथड का यूज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए किया जाता है। मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग्स के लिए किया जाता है। ये आपको भी समझ में आएगा क्यों किया जाता है। इसमें करते क्या है, हमें क्या है? क्यूबिक कंटेंट मेथड। तो क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं? इसमें क्या है? बिल्डिंग का वॉल्यूम लिया जा रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू में B इंटू H, यही हमारा वॉल्यूम होता है। L और B क्या था? प्लिंथ एरिया था। L और B प्लिंथ एरिया था। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट क्या होगा? प्लिंथ एरिया इंटू में हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट को हमने और ऐड कर लिया। जब आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाते हैं, 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, 3 मंजिल बनाई, 4 मंजिल बनाई,
तो हर स्टोरी की जो हाइट होती है वो डिफर होती है। आपने किसी और बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली हो सकता है थोड़ा बहुत हाइट में डिफरेंस हो, या फिर अगर आप सिर्फ प्लिंथ एरिया को लेकर चल रहे हैं, किसको, नीचे के प्लिंथ एरिया को, तो ये जो कई सारे मंजिलों की जो हाइट है वो डिफर होने की वजह से हमारा वॉल्यूम जो है कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इसमें हम हाइट भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हाइट भी साथ में ले रहे हैं। तो एस्टीमेट क्या होगा? प्लिंथ एरिया इंटू में हाइट ऑफ बिल्डिंग इंटू में यूनिट क्यूबिक रेट। आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? रेट का। प्लिंथ एरिया आपको पता है L इंटू बी से निकलेगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, यूनिट क्यूबिक रेट कैसे निकालेंगे? जो रेट है वो कैसे निकालेंगे? सिंपल, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियसली बिल्ट बिल्डिंग। हम पुरानी मिलती हुई बिल्डिंग के अनुसार ही एस्टिमेट कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियसली बिल्ट बिल्डिंग अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट बिल्डिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट बिल्डिंग। मतलब कि जो प्रीवियसली पहले जो बिल्डिंग बनाई थी उस पर कितना कॉस्ट आया, उसका वॉल्यूम क्या था, उस वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट से हम रेट करके यूनिट क्यूबिक रेट निकाल लेंगे, और इस वॉल्यूम में रखकर इस वाले जो हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसका एस्टीमेट निकाल लेंगे कि इतना कॉस्ट इस पर खर्च होगा। तो ये दो मेथड रफ कॉस्ट मेथड को निकालने के थे। किसको? रफ कॉस्ट एस्टीमेट निकालने के। इनको खुद में एस्टीमेट बोल देते हैं, क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो एस्टीमेट बोले, मेथड बोले, वो बात एक ही है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा एस्टीमेट कौन सा एस्टीमेट है। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में सेकंड हमारा होता है डिटेल एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट, इसको हिंदी में बोल देते हैं विस्तृत प्रांकलन। डिटेल एस्टीमेट क्या होता है? डिटेल्ड एस्टीमेट मीन्स everything, estimate which includes everything to complete the project work. As well as contracts profit और ओवरहेड कॉस्ट। डिटेल एस्टीमेट क्या है? डिटेल एस्टीमेट मतलब ऐसा एस्टीमेट जिसमें सब कुछ सम्मिलित हो एक प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग है, उसको कंप्लीट करने के लिए जिन जिन आइटम्स की आवश्यकता है वो सब आपके इस एस्टीमेट में इंक्लूड हो, सम्मिलित हो। तो ऐसे एस्टीमेट को क्या कहते हैं? डिटेल एस्टीमेट। ऐसा एस्टीमेट जिसमें प्रोजेक्ट कार्य के पूर्ण होने के लिए आवश्यक सभी आइटम्स का कॉस्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, क्या ठेकेदार का लाभ। कॉन्ट्रैक्ट क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और ओवरहेड कॉस्ट भी सम्मिलित हो, कॉस्ट भी सम्मिलित हो, इंक्लूड हो। ऐसे एस्टीमेट को क्या कहते हैं? डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट कब बनाया जाता है? आपने रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाया था,
आपके रफ कॉस्ट एस्टीमेट पे आपकी अथॉरिटी ने आपको परमिशन दे दी कि हाँ आप इस प्रोजेक्ट को बनाइए, तो आपने वो रफ बनाया था, लगभग अनुमान लगाया था। अब हम एक्यूरेट याद करेंगे कि हमारा एक्यूरेट बनेगा कितने में, हर एक एक छोटी छोटी चीज़ को लेके। वो चीज़ क्या होती है, डिटेल एस्टीमेट होता है। तो जब अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद, अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद इस एस्टीमेट को बनाया जाता है। एस्टीमेट को तैयार किया जाता है। कौन से एस्टीमेट को, डिटेल एस्टीमेट को। जब आपको अथॉरिटी ने परमिशन दे दी कि हाँ आप इसको बनाइए, तब जाके आप डिटेल एस्टीमेट को तैयार करना स्टार्ट करेंगे। डिटेल एस्टीमेट के लिए आपको क्या आवश्यकता होती है? डिटेल एस्टीमेट के लिए डिटेल ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन आवश्यक होते हैं। डिटेल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आवश्यक होते हैं। ये दोनों चीज़ आपको चाहिए होती है डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए। अगर आप कोई विस्तृत एस्टीमेट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट की डिटेल ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन होना आवश्यक है। और इसको कब बनाएंगे? अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद। डिटेल एस्टीमेट जब बनाया जाता है तो इसके साथ कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती हैं उनको भी देख लीजिए। जब आप डिटेल एस्टीमेट तैयार करेंगे और अपनी अथॉरिटी को डिटेल एस्टीमेट देंगे तो उसके साथ आपको कुछ रिपोर्ट्स लगानी होंगी, पेपर्स। वो कौन कौन से इसके साथ लगाए जाते हैं? पहला लगाया जाता है, आप जब डिटेल एस्टीमेट बना लेंगे तो डिटेल एस्टीमेट के साथ पूरा इतना बड़ा का पूरा, क्या कहते हैं ना, पेपर्स का, नोट्स का गट्ठर जाता है, तो पूरा का पूरा ये हमारा प्रोजेक्ट का पूरा प्रोस्पेक्टस है, जो जो चीज़ें। तो डिटेल एस्टीमेट के साथ सबसे पहले लगाई जाती है रिपोर्ट, आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। फिर आप लगाते हैं डिटेल ड्राइंग। क्या लगाते हैं? डिटेल ड्राइंग। जब आपके एस्टीमेट को देखा जाएगा तो आपकी ड्राइंग के साथ उसको मैच किया जाएगा कि हाँ ऐसी ड्राइंग है तो इतना रुपये इसमें खर्च हो रहा होगा, वो सब चीज़ें। तीसरी चीज़ इसके साथ लगाई जाती है स्पेसिफिकेशन। कौन सा काम किस तरीके से किया जा रहा है, किस ग्रेड का क्या यूज हो रहा है, वो सब किसमें होता है? आपके स्पेसिफिकेशन में। इसके साथ ही आपके डिजाइन स्टेप्स, डिजाइन एंड कैलकुलेशन। डिजाइन करना आप बखूबी जानते ही हैं। तो जैसे अगर आरसीसी स्ट्रक्चर होगा आपके एस्टीमेट में, वो आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसकी डिजाइन क्या थी, उसकी कैलकुलेशन क्या थी, उस चीज को भी आप उसके साथ लगा कर रखेंगे। नेक्स्ट चीज आपकी रखती है बेसिस ऑफ रेट। मतलब कि आपने अपनी रेट का आधार किसको माना है? जो आपने अपने एस्टीमेट में रेट लगाई है, सीमेंट की, ईंट की, लेबर की, वो किसके आधार पर लगाई है? प्रेजेंट करंट रेट लगाई है या फिर पीडब्ल्यूडी के एसओआर से लगाई है? किससे आपने उस रेट को रखा है? उस रेट को भी आप यहाँ पर संलग्न करेंगे अपने डिटेल एस्टीमेट के साथ। तो ये डिटेल एस्टीमेट हो गया। इसके बाद एक और एस्टीमेट आता है, थर्ड देखते हैं अपना। एक एस्टीमेट होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। ये होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट किसे कहते हैं? रिवाइज से मतलब क्या है? जिसको दोबारा बनाया जा रहा हो, रिवाइज किया जा रहा हो, मतलब कि संशोधित किया जा रहा हो। तो जो आपने डिटेल एस्टीमेट बनाया था, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद हम उस एस्टीमेट को रिवाइज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जब डिटेल एस्टीमेट को दोबारा बनाने पर वो एस्टीमेट का नाम हो जाएगा रिवाइज्ड एस्टीमेट। और इसको बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब एस्टीमेट की कॉस्ट क्या हो अपने एस्टीमेट से, जब एस्टीमेट की कॉस्ट 5% या इससे अधिक बढ़ जाए, इससे अधिक बढ़ जाए, तब हम क्या करते हैं? तब
रिवाइज एस्टीमेट तैयार किया जाता है, तब रिवाइज एस्टीमेट बनाते हैं। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है और आपने एस्टीमेट जो तैयार किया था, जो तैयार एस्टीमेट था उसकी कॉस्ट 5% या उससे ज़्यादा बढ़ गई किसी कारणवश, तो आप क्या करेंगे, उस एस्टीमेट को दोबारा रिवाइज करेंगे। क्यों, हमें पैसा पास कराना होता है, तो पैसा तो तभी पास होगा ना, कॉस्ट बढ़ गई, 15 लाख का बनाया था और कॉस्ट आ गई 20 लाख, तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो ऐसा एस्टीमेट क्या कहलाता है, रिवाइज एस्टीमेट। पर इस एस्टीमेट को रिवाइज तभी किया जाता है, इसके लिए सॉलिड रीजन, वैलिड रीजन होना चाहिए। रिवाइज एस्टीमेट को बनाने के लिए आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि हमने इसको रिवाइज क्यों किया है। आप ऐसे ही रिवाइज नहीं कर सकते कि आपका मन आया और आपने रिवाइज कर दिया। रिवाइज एस्टीमेट बनाने के लिए वैलिड रीजन होना चाहिए। अब वैलिड रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट था, आपने एस्टीमेट तैयार किया और वो बना था, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बीच में रुक गया, मतलब कि कुछ टाइम रुकने के कारण क्या हुआ, जैसे कि प्रोजेक्ट बना था 5 साल के लिए रुक गया। 5 साल पहले वो आपने 10 लाख में बनाना प्रिपेयर किया था कि हमारा, चलिए मान लीजिए 1 करोड़ का उसका एस्टीमेट था कि 1 करोड़ में बन जाएगा, लेकिन 5 साल बाद क्या होता है, जमाना बहुत चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो उन 5 साल बाद क्या हो गया, जो मार्केट रेट है उसमें इंक्रीमेंट हो गया, मार्केट रेट में इंक्रीमेंट हो जाने के कारण। तो आप अपना वैलिड रीजन क्या दे सकते हो, मार्केट रेट का इंक्रीमेंट का, लेकिन कब, जब बहुत ज़्यादा ईयर गैप हो गया हो तब। तो ये आपके वैलिड रीजन में आ सकता है कि हम अपना रिवाइज क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा एस्टीमेट जो तैयार एस्टीमेट के कॉस्ट से 5% या इससे अधिक बढ़ जाए, तब एस्टीमेट को रिवाइज किया जाता है और इसे रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। इसको हिंदी में बोल देते हैं अनुपूरक प्रांकलन, अनुपूरक प्रांकलन। ये एस्टीमेट, ऐसा एस्टीमेट तब बनाया जाता है, तब तैयार किया जाता है जब प्रोजेक्ट वर्क के मेन वर्क में चेंजेस आ गया हो, मेन वर्क में चेंजेस आ गए हो या कोई न्यू वर्क ऐड हो गया हो, कोई न्यू वर्क ऐड हो गया हो। तब आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाएंगे। इस सप्लीमेंट्री का मतलब है कि आपका डिटेल तो आपके साथ लगा ही हुआ था, डिटेल आपका लगा हुआ था, लेकिन उसके पीछे आप, अगर आपने कोई और एक वर्क को एक्स्ट्रा किया है, मतलब कि आप कोई स्टोर रूम और एक्स्ट्रा बना रहे हो, किसी ने कह दिया नहीं यहाँ पे एक ऑफिस और बन जाएगा, तो उस ऑफिस को बनाने के लिए जो खर्चा आएगा उसका पैसे कौन देगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस ऑफिस के लिए एक कोई मेन वर्क हो या न्यू वर्क ऐड हो गया हो, उसके लिए आप एक सप्लीमेंट्री छोटा एस्टीमेट बना देंगे अलग से। इसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। इसको डिटेल के साथ लगा देंगे। फिर आप ये नहीं करेंगे कि आपका न्यू वर्क ऐड हुआ है तो आप रिवाइज एस्टीमेट बनाएंगे, तब आप रिवाइज एस्टीमेट नहीं बनाएंगे, तब आप कैसा बनाएंगे, सप्लीमेंट्री। एक छोटा एस्टीमेट होता है जिसको डिटेल के साथ लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐसा एस्टीमेट कब बना जाता है, जब आपके वर्क में कोई चेंजेस आए हो या न्यू वर्क ऐड किया गया हो। दूसरा होता है आपका एनुअल और मेंटेनेंस एस्टीमेट। मेंटेनेंस एस्टीमेट, इसके नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, वार्षिक और अनुरक्षण प्रांकलन। ये एस्टीमेट ईयर में एक बार बनाया जाता है, ये एस्टीमेट
ईयर में एक बार बनाया जाता है, ईयर में एक बार बनाया जाता है। देखिए जो पर्सनल बिल्डिंग्स होती है उनके साथ दिक्कत नहीं होती है, बट जब प्रोजेक्ट्स या फ्लैट्स वगैरह होते हैं तो उनको क्या है, बिल्डिंग बन गई, आपने एस्टीमेट बनाया था, पर उन पर एक मेंटेनेंस, कुछ टाइम बाद हर चीज़ को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपका वाइट वॉश है, आपको सफ़ेदी करानी है, डिस्टेंपर कराना है, या फिर आपको प्लम्बिंग का मेंटेनेंस कराना है, आपके नल खराब हो गए, जो भी चीज़ है, तो इनका कौन करेगा, इनका खर्चा कौन देगा? तो इसके लिए साल में पहले ही एक वार्षिक अनुरक्षण एस्टीमेट बना दिया जाता है कि इतने रुपयों की आवश्यकता हमें उस प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस के लिए हर साल पड़ा करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एनुअल और मेंटेनेंस एस्टीमेट, जो बिल्डिंग के रख रखाव के लिए अलग से रखा जाता है कि बिल्डिंग के रख रखाव के लिए हमें चाहे पुताई करनी है, कलर करना है, प्लम्बिंग वगैरह है, नल ठीक करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी हुई वो ठीक करना, वो सबका एस्टीमेट किस में रखा जाता है, इसमें उस कॉस्ट को अलग से रखा जाता है, कोई पर्सनल कॉस्ट नहीं रहता है, तो इसलिए इन सबके एस्टीमेट बनते हैं। तो ये थे एस्टीमेट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोर। जब आप एस्टीमेट को बनाएंगे तो आपने जैसे प्लेन्थ एरिया लिया था, तो आपको कुछ एरिया पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया होता है। तो टाइप्स ऑफ एरिया, आपकी बिल्डिंग में किस एरिया को क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ एरिया, पहला आपका होता है फ्लोर एरिया। जब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास कई सारे नाम आएंगे। फ्लोर एरिया, आप घर सब तीनों बिल्डिंग में रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हमें नहीं पता होते हैं। तो फ्लोर एरिया क्या होता है? दीवार से दीवार के बीच के फर्श का क्षेत्रफल, मतलब कि फ्लोर एरिया बिटवीन वॉल टू वॉल, वो क्या होता है, फ्लोर एरिया। अगर आपका एक रूम है, ये इसमें पूछा जाए आपका फ्लोर एरिया क्या है, तो जब घर बनता है तो दीवार भी लगती है, इतनी जगह तो आपकी दीवार ही घेर लेती है, तो क्या है, इस जगह को दीवार ने घेर लिया। दीवार से दीवार के बीच का एरिया, मतलब कि इस दीवार से इस दीवार के बीच का एरिया, ये एरिया फर्श क्षेत्रफल, जिसको हम देख सकते हैं, जिस पर चल सकते हैं, जिस पर नाप सकते हैं घर बनने के बाद, वो क्या है आपका फ्लोर एरिया है। वॉल टू वॉल एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये होता है फ्लोर एरिया। इसको ज्ञात कैसे करते हैं? फ्लोर एरिया में क्या क्या आता है, जैसे बरामदा हुआ, कॉरिडोर हुआ, मतलब कि गलियारा, बालकनी हुई, स्टेयरकेस, और सभी रूम के फर्श, ऑल फ्लोर्स ऑफ रूम। सभी कमरों के फर्श, सीढ़ियाँ, बालकनी, गलियारा, बरामदा, ये सब एरिया क्या है आपका फ्लोर एरिया। जो दीवार को हटा के जो बचा हुआ एरिया होता है सारी बिल्डिंग का, उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया को याद कैसे करते हैं? फ्लोर एरिया इज इक्वल टू बोल सकते हैं प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। प्लिंथ एरिया क्या था हमारा? पूरा जिस पर छत डली थी, छत से ढका हुआ एरिया। अगर ये देखा जाए, ये जो एरिया है पूरा जो छत से ढका हुआ है, वो तो क्या है आपका प्लिंथ एरिया। लेकिन ये जो छत है ये किस पर टिकी हुई है? दीवार पर, इस दीवार पर टिकी हुई है, तो हमारा इसमें दीवार भी इंक्लूड है। लेकिन फ्लोर एरिया क्या होता है? इस दीवार को हटाने के बाद जो एरिया बचता है, जिस
जिसको घर बनने के बाद हम नाप सकते हैं, वो क्या होता है? फ्लोर एरिया। कैसे निकाल सकते हैं? इस प्लिंथ एरिया में से ये जो दीवार जो जगह घेर रही है, पूरे प्लिंथ एरिया में से इतने को निकाल दो तो ये आपका क्या बचा? फ्लोर एरिया। प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल, मतलब कि दीवारों से घिरा हुए एरिया को माइनस कर दीजिए तो आपका फ्लोर एरिया निकल आता है। दूसरा एरिया देखते हैं, सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? ये वो एरिया होता है वह एरिया जिसे बिल्डिंग में रहने वाले लोग, बिल्डिंग में रहने वाले पर्सन, व्यक्ति अपने आवाजाही के लिए, अपने आवाजाही या फिर कहें मूवमेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मूवमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? सर्कुलेशन एरिया। एरिया को सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। आवाजाही से मतलब समझ रहे हो, इस एरिया में क्या आ गया? सर्कुलेशन एरिया, जो हम चलने फिरने के लिए यूज करते हैं ओनली। इसका मतलब जैसे आपकी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों को आप रहने के लिए तो यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर जाने के लिए यूज करते हैं। बालकनी हुई, क्या हुआ? बालकनी। आपका हॉल हुआ जहाँ से घर के अंदर घुसते हैं, एंट्रेंस हॉल। बरामदा हुआ, इन सबको हम किसके लिए यूज करते हैं? आंगन को, बालकनी को, सीढ़ियों को सिर्फ चलने फिरने के लिए, आवाजाही के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस एरिया को बोलते हैं सर्कुलेशन एरिया। ऐसा एरिया जिसको सिर्फ हम अपने मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग करते हैं घर के अंदर, उस एरिया को सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। ये जो सर्कुलेशन एरिया है, बिल्डिंग का 30 to 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी बिल्डिंग के एरिया के 30 से 40% तक हम सर्कुलेशन एरिया रख सकते हैं। अब देखते हैं कारपेट एरिया। तीसरा है हमारा कारपेट एरिया। कारपेट आपने नाम सुना होगा। कारपेट क्या होता है? हम अपने ड्राइंग हॉल में या फिर जो लिविंग रूम होता है उसके अंदर क्या करते हैं? नीचे कारपेट डाल देते हैं, ठीक है? तो उसी से ये बना हुआ है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया रहने योग्य एरिया, लिवेबल एरिया, मतलब कि ऐसा एरिया जो रहने योग्य हो। अब आप सीढ़ियों पे तो रहते नहीं है, बालकनी में नहीं रहते हैं, लेकिन जो रूम होता है, रूम हुआ, हॉल हुआ, वो सब क्या होते हैं? आपके कारपेट एरिया में आते हैं। तो कारपेट एरिया कौन सा होता है? लिवेबल एरिया, रहने योग्य एरिया। इसमें कारपेट एरिया होता है आपका 50 to 60% टोटल एरिया। इतना कारपेट एरिया होना चाहिए, जिसको निकालते हैं कारपेट एरिया इक्वल टू होता है प्लिंथ एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया प्लस नॉन यूजेबल एरिया। अगर आप अपने प्लिंथ एरिया में से सर्कुलेशन एरिया को, सर्कुलेशन एरिया में क्या आती है आपकी? सीढ़ी, बालकनी, बरामदा, एंट्रेंस हॉल, अगर इन सबको निकाल दें और नॉन यूजेबल एरिया, नॉन यूजेबल एरिया में आपकी आती है सैनिटरी, मतलब कि सैनिटरी। ये क्या होती है? जो आपके बाथरूम है, वॉशरूम है, वो सब किस में आते हैं? आपके सैनिटरी में आते हैं। तो वॉशरूम वगैरह को निकालने के बाद और सर्कुलेशन एरिया को निकालने के बाद जो एरिया बचता है प्लिंथ एरिया के अंदर, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। अगर आपसे कारपेट एरिया पूछा जाए तो वो
बेडरूम्स वगैरह जितने भी एरिया होते हैं वो कारपेट एरिया में आते हैं। सर्कुलेशन एरिया जिन पर हम चल रहे थे। फ्लोर एरिया क्या था, दीवारों को हटाने के बाद टोटल पूरे घर का फ्लोर एरिया, जिसके अंदर किचन, सीढ़ी, रूम, बरामदा, इसके अंदर सब कुछ आ रहा था, सिर्फ क्या नहीं आ रही थी, दीवारें नहीं आ रही थी, वो फ्लोर एरिया था। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको एस्टीमेट में यूज किया जाता है एस्टीमेट बनाते समय, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन सा एरिया कितना होता है। और एस्टीमेट में कारपेट एरिया को कितना रखते हैं, 50 to 60%, सर्कुलेशन एरिया को 30 to 40% के बीच में। तो ये भी पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी बिल्डिंग में 60% सर्कुलेशन एरिया है तो आप रहेंगे कहाँ, अगर सब आप घूमने के लिए आवाजाही के लिए होगा, तो ये फिक्स होते हैं, इतने इतने होने चाहिए।